हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग 10 जनपद कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 11वां जनपद होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके 2 जनपद और बचेंगे। एक बचेगा उधम सिंह नगर और एक बचेगा नैनीताल, जिनको कि हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे। तो देखिए, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं चंपावत जनपद का, और चंपावत जनपद का आज का हमारा पहला पार्ट होने वाला है। और आपका चंपावत जनपद का एक पार्ट और आएगा और आपका चंपावत जनपद समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चंपावत जनपद पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं चंपावत जनपद की, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंपावत नगर की स्थापना 953 ईस्वी में प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद के द्वारा की गई। जब मैं आपको चंद्रवंश पढ़ा रहा था, पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ चंद्रवंश का वारवंश। तो जब मैं आपको चंद्रवंश पढ़ा रहा था तो मैंने वहां से आपको ये बताया था कि चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी, सोमचंद के द्वारा की गई थी। कैसे कैसे की गई थी, कहाँ से आता है, वो सब कुछ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। लेकिन देखिए, यहाँ पर से थोड़ा डेट का अंतर आता है। कोई इतिहासकार कहता है कि 700 ईस्वी में चंद्रवंश की स्थापना हुई थी, जैसे कि जो बद्रीदत्त पांडे हैं वो कहते हैं कि 700 ईस्वी में ही चंद्रवंश की स्थापना हुई थी। कुछ अन्य इतिहासकार हैं जैसे कि एटकिंसन है, एटकिंसन ये कहते हैं कि चंद्रवंश की स्थापना कब हुई थी, 953 ईस्वी में। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि चंद्रवंश की स्थापना 1018 से 1025 की ईस्वी के बीच में हुई थी। हालांकि जो सर्वाधिक प्रमाणिक मत माने जाते हैं वो 1018 से 1025 ईस्वी वाले ही माने जाते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर 1018 से 1025 ईस्वी के बीच में चंद्रवंश की स्थापना होती है तो 953 ईस्वी में सोमचंद ने यहाँ पर चंपावत की स्थापना कैसे कर दी। तो देखिए, यहाँ पर से क्या होता है ना, जो किताबें होती हैं वो अलग अलग इतिहासकारों के मतों को उठाती हैं। और हो सकता है एग्जाम में भी जो एग्जामिनर है उसने किसी एटकिंसन हो गया, उसके या बद्रीदत्त पांडे हो गया, उसके मत को पढ़ा हो, उसी मत के अनुसार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए, एटकिंसन ने क्या कहा था, एटकिंसन ने ये कहा था कि 953 ईस्वी में चंद्रवंश की स्थापना होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो हम बात कर रहे हैं परीक्षावाणी की, ये क्वेश्चन परीक्षावाणी में लिखा हुआ है कि चंपावत नगर की स्थापना 953 ईस्वी में प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद के द्वारा की गई थी। अब देखिए, एटकिंसन के अनुसार ऐसा कहा गया है, लेकिन जो अधिक प्रमाणिक जो मत है चंद्रवंश के स्थापित होने का, वो 1018 से लेकर 1025 ईस्वी के बीच में है। हालांकि एक बात और आपको कहूंगा, जो डेट से का यहाँ पर जो इश्यू होता है ना, यहाँ पर से एग्जाम में प्रश्न बनता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है इतने सारे इतिहासकार हैं और हर इतिहासकार ने अपनी अपनी डेट बता रखी है। अगर यहाँ से डेट पूछी जाए कि चंद्रवंश की स्थापना कब हुई थी, तो ऐसा क्वेश्चन तो कभी बना ही नहीं है अभी तक कि चंद्रवंश की स्थापना कब हुई थी। ऐसा क्वेश्चन बना है कि चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी, तो सोमचंद ने की थी। तो डेट पर ज्यादा गौर मत कीजिए, लेकिन यहाँ पर से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है कि चंपावत नगर की स्थापना कब और किसने की थी। 953 ईस्वी में किसने की थी, सोमचंद ने। ये डाटा आप लोग याद कर लीजिए, बाकी आप लोग कंफ्यूज मत होइए उन चीज़ों में जो मैंने अभी आपको बताई हैं। बस मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि मैंने वहां पर ऐसा बताया था और यहाँ पर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। उसका कारण यही है, 953 ईस्वी में ये एटकिंसन के मत के अनुसार यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। बाकी 1018 से लेकर 1025 वाला भी है। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि 700 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर से हमको इसमें नहीं घुसना है, बस जो फैक्ट है आपको उसमें जाना है। फिर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंपावत को। फिर देखिए, 953 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक यह नगर चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर सोमचंद आता है, सबसे पहले वो चंपावत में ही जाता है। सब कुछ आपको बता चुका हूँ, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा चीजें क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो चंद्रवंश की स्थापना वाला वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर से आपको मैंने सब चीजें बता रखी हैं। तो सोमचंद सबसे पहले चंपावत में ही आता है। तो अब जैसे ये हम एटकिंसन के मत को मान के चलें, अगर हम लोग देखिए, हमको ये मत हम छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए, चंद्रवंश की जब स्थापना होती है तो स्थापना से लेकर 1563 ये वाली डेट जो है ये वास्तविक है। इस डेट में कोई भ्रम नहीं है, ये डेट एकदम रियल है। तो चंद्रवंशी की जब स्थापना होती है, स्थापना से लेकर 1563 ईस्वी तक जो चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी रहती है वो कहाँ पर रहती है, चंपावत में। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब हमने पढ़ा था एक जगह और डिस्कस हुआ था अभी हमारी 1-2 वीडियो पहले वाली वीडियो में। तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जो चंद्रवंश की स्थापना होती है सबसे पहले चंपावत में ही सोमचंद आता है, वहीं पर होती है। उसके बाद देखिए, जब चंद्रवंश की स्थापना होती है तब से लेकर 1563 ईस्वी तक चंद्रवंश की राजधानी कहाँ पर रहती है, चंपावत में रहती है। 1563 में जो कल्याण चंद होता है वो क्या करता है, बालो कल्याण चंद चंपावत से राजधानी कहाँ ले जाता है, अल्मोड़ा में। हाँ, अल्मोड़ा वाली जो वीडियो आई थी वहां पर मैंने आपको ये बातें बताई थी।
तो इस प्रकार से जो चंद्रवंशी की राजधानी रहती है 1563 ईस्वी में चंपावत में, वो 1563 से कहाँ चली जाती है, अल्मोड़ा नगर में। ये सब मैं आपको बातें पहले ही बता चुका हूँ। तो चंपावत से जुड़ा ये तथ्य था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। फिर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चंपावत जो नगर था वो चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी कब तक रहा था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1563 ईस्वी तक। बाद में कहाँ चली जाती है, अल्मोड़ा में। फिर देखिए, चंपावत में राजबुंगा का किला सोमचंद्र ने बनवाया था। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। फिर देखिए, चंपावत का प्राचीन नाम कुमो है। काली नदी होने के कारण इसे कुमो काली भी कहते हैं। जो दोस्तों नाम पूछ लेता है प्राचीन नाम, कुमो काली और काली किसके नाम है, तो ये चंपावत के ही नाम हो जाएंगे। फिर देखिए, चंपावत के कांदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मावतार हुआ था। कुर्मावतार से ही कुर्मांचल तथा कुमाऊं शब्द निकले हैं। जैसे कि भगवान जो ये कांदेव पर्वत भी याद रखेंगे, कांदेव पर्वत कहाँ है, चंपावत में। तो चंपावत के कांदेव पर्वत पर जो भगवान विष्णु थे उनका कुर्मावतार हुआ था। और देखिए, जो कुर्मावतार हुआ था ना, इसी कुर्मावतार से कुर्मांचल और कुमाऊं शब्द बाद में निकले हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए, चंपावत का मूल नाम चंपावती है। और देखिए, यह चंपावती नदी के किनारे है। देखिए, चंपावती नदी जो है नदी है ना, इसका एक नाम और मिलता है गढ़ की गाड़। तो देखिए, ये तो कहीं कहीं ऐसा मिलेगा चंपावती और गढ़ की गाड़ किसी किसी किताब में अलग अलग दिखाया गया है, लेकिन चंपावती नदी का ही एक अन्य नाम है गढ़ की गाड़। तो हो सकता है दोस्तों एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाए कि जो चंपावत है वो किस नदी के किनारे है, तो चंपावती ना होकर के एग्जाम में हो सकता है गढ़ की गाड़ दिया हो। तो याद रखेंगे, चंपावती और गढ़ की गाड़ नदी के किनारे ही चंपावत है। फिर देखिए, चंपावत जनपद की स्थापना कब होती है, तो 15 सितंबर 1997 में चंपावत की स्थापना होती है। किससे अलग करके बनाया गया, इसको पिथौरागढ़ से नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो चंपावत था ना पहले, ये चंपावत पहले पिथौरागढ़ जनपद की तहसील हुआ करता था। तो ये मैंने आपको पिथौरागढ़ वाले जनपद जो हम पढ़ रहे थे पिथौरागढ़, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई थी। तो जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ना, उनको दोबारा डिस्कस करना सही नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो जो पिथौरागढ़ की पहली एक तहसील हुआ करती थी चंपावत, तो इसी चंपावत को पिथौरागढ़ से अलग करके 15 सितंबर 1997 में एक जनपद बनाया गया। चलिए ठीक है। फिर देखिए, चंपावत को अतीत का स्वप्निल नगर भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड में अतीत का स्वप्निल नगर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है चंपावत को, क्योंकि ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर से चंद्रवंश की स्थापना होती है, तो काफ़ी हम लोग कह सकते हैं ऐतिहासिक ये जगह है। फिर देखिए, हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की सबसे पहले बात करते हैं, इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी समझेंगे। फिर देखिए, जो पहले यहाँ लिखा हुआ है पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की हम लोग बात करें, 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और देखिए, राज्य का सबसे छोटा जिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों एग्जाम में आ भी चुका है कि उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। 1766 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा उत्तराखंड का, वो रहेगा चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी। और देखिए, चंपावत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, एक बॉर्डर वाला जिला है, ये बनाता है नेपाल से। इंपोर्टेंट रहेगा, चंपावत अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से बनाता है, तो ये बनाता है नेपाल से। फिर देखिए, चंपावत राज्य के कितने जिले को स्पर्श करता है, जो चंपावत है वो उत्तराखंड के कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 4 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। चलिए थोड़ा मैप के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, ये है हमारा उत्तराखंड का मैप। जो भी हम नई जिला सीरीज शुरू करते हैं, तो इसी मैप का प्रयोग करता हूँ आपको समझाने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति, क्योंकि इसी मैप में, एक ही मैप में 13 जिलों का मैंने सब कुछ बना रखा है। तो आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है मैंने। ये जो मैप है ना, बस आप लोग इस मैप को बनाना सीख लीजिए। जब मैंने पहली वीडियो जिला सीरीज की डाली थी, तब से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैप बनाना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। इतने से पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम बन जाते हैं आपके, तो ये आप बनाना सीख लीजिए। बार बार मैं आपसे ये कहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, चंपावत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किससे, नेपाल से। तो देखिए, आप लोग यहाँ पर देखें, चंपावत यहाँ पर स्थित है, राज्य का सबसे छोटा जिला है चंपावत। और देखिए, ये पूरी चीन की सीमा आएगी यहाँ तक, कहाँ से, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक, यहाँ पर से चीन आएगा। और यहाँ से पिथौरागढ़ से लेकर उधम सिंह नगर तक पूरा आता है नेपाल। तो देखिए, चंपावत पूरा का पूरा एक हिस्सा यहाँ पर से देख सकते हैं आप लोग, पूरा नेपाल से मिलता है। तो अगर क्वेश्चन बने कि चंपावत किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नेपाल के साथ। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि चंपावत राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 4 जिलों को स्पर्श करता है। देखिए, यहाँ पर से पहला पिथौरागढ़ है, दूसरा अल्मोड़ा है, तीसरा नैनीताल है, चौथा उधम सिंह नगर है। ये बागेश्वर नहीं है। जब आप लोग मैप बनाते हैं ना, तो इन रेखाओं का खासकर ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि रेखाओं का ही खेल है, कौन सी रेखा कहाँ पर टच कर रही है। मान लिया कि अब सोचिए, आपने रेखा का ध्यान नहीं दिया, अब आपने ये रुद्रप्रयाग वाली जो रेखा है, इसको सोचिए यहाँ मिला दिया बागेश्वर के पास, तो कहानी होगी खराब।
तो ध्यान रखा कीजिए कि जो रेखा जहाँ पर मिल रही है उस रेखा को वहीं पर मिलाया जाए, अन्यथा गड़बड़ी हो सकती है। देखिए इसका अगर हम लोग, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर से इस ये है, देखिए मैप, देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है। तो वो तो देखिए जो मैंने ये मैप बना रखा है ना, ये वाला, ये तो आपके समझने के लिए बना रखा है मैंने, क्योंकि अगर आप इस तरीके से मैप बनाएंगे तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए जो ये वाला मैप है ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं यहाँ पर, तो इसको बनाना थोड़ा आसान नहीं होता है और इसमें भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सीधी रेखाओं की तरह बना रखा है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कौन सी रेखा कहाँ पर मिल रही है। देखिए ये देहरादून वाली रेखा कहाँ पर मिल रही है, ये यहाँ पर से रेखा कहाँ मिल रही है। अब सोचिए आपने अगर ये पिथौरागढ़ वाली रेखा को थोड़ा सा नीचे कर दिया तो चंपावत से मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, बागेश्वर जो क्या है वो चंपावत से मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो रेखाओं का यहाँ पर बहुत बड़ा, बहुत ही अहम रोल है। तो देखिए जो यहाँ पर से आप लोग देख रहे हैं, देखिए पिथौरागढ़ की सीमा यहाँ पर से ऐसे आती है और पूरी देखिए बागेश्वर तो पूरा ऊपर चले जाएगा, तो बागेश्वर को कहीं से स्पर्श नहीं करेगा। तो इस प्रकार से कितने जिले चंपावत को स्पर्श कर रहे हैं, 4, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा और नैनीताल और उधम सिंह नगर। चलिए ठीक है, तो ये आपने जान लिया भौगोलिक स्थिति चंपावत की थी, ज़्यादा कुछ है नहीं चंपावत की भौगोलिक स्थिति में। चलिए ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। और देखिए एक बात और, ये इसका मैप है, अगर आपको ऐसे बना सकते हैं तो बना लीजिए, वैसे आपको मैप बनाना तो कहेगा नहीं एग्जाम मैप बनाकर दिखाइए, ये बस आपके समझने के लिए है। रेखाएं अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आती स्पष्ट रूप से तो यहाँ पर देखिए एकदम स्पष्ट रूप से दे रखी है, बस टेढ़ी मेढ़ी है, आपको टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी है, आपको सीधी रेखा बनाइए ना। टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना के कौन सा आपने वहाँ पर अवार्ड आपको मिलना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि कौन सा जिला कहाँ पर है, किसको स्पर्श कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो दशकीय वृद्धि दर कितना है चंपावत का, तो 15.63% यहाँ का दशकीय वृद्धि दर रहेगा। जनघनत्व कितना है, 147 यहाँ का जनघनत्व रहेगा। फिर देख लेते हैं आगे, लिंगानुपात की हम लोग बात करते हैं तो 980 लिंगानुपात है। साक्षरता 79.83% यहाँ की साक्षरता रहेगी। पुरुष साक्षरता 91.61%। महिला साक्षरता 68.05%। ये तो रही थी बात किसकी, साक्षरता की। अब हम लोग बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की। तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर, चंपावत और लोहाघाट। तो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, चंपावत जनपद में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उत्तराखंड के मात्र 2 जिले ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, चाहे वो अनुसूचित जाति की हो चाहे वो अनुसूचित जनजाति की हो, तो कोई भी यहाँ पर से सीट आरक्षित नहीं है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के इन जिलों में से किन जिलों में विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। तो देखिए एक आता है चंपावत, दूसरा आता है रुद्रप्रयाग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं तहसील की, तो 5 तहसील हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन कौन सी, चंपावत है, पार्टी है, पूर्णागिरी, लोहाघाट और बाराकोट, 5 तहसील हैं। विकासखंड या ब्लॉक कितने हैं, 4 हैं, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पार्टी। एक ही जैसे नाम है, याद करने में कोई ज़्यादा कठिनाई होगी नहीं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख स्थलों की। तो देखिए नौ डुग्गा घर, नौ डुग्गा घर कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, या इसको 9 पत्थर का मकान भी कहते हैं। चंपावत में है, ये इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए इस मकान या इस भवन में किसी भी कोने से गिरने पर 9 ही पत्थर मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए, जो 9 डुग्गा घर रहेगा ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा चंपावत में। एक हथिया नौला, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है और जान लीजिए, क्योंकि जो कहानी के पात्र हैं वहाँ से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो एक हथिया नौला कहाँ पर है, चंपावत में। देखिए एक आता था एक हथिया देवाल, एक हथिया देवाल कहाँ था, ये था पिथौरागढ़ में, जो कि बाज बहादुर चंद ने बनाया था। तो यहाँ पर से कंफ्यूज नहीं होंगे, जो एक हथिया नौला रहेगा वो रहेगा चंपावत में, और एक हथिया देवाल कहाँ रहेगा, पिथौरागढ़ में। उसका निर्माण किसने करवाया था, बाज बहादुर चंद ने। तो एक हथिया नौला कहाँ पर है, चंपावत में। देखिए होता क्या है कि जो एक हथिया नौला है, ये जब चंद राजाओं ने श्री जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया तो राजा ने ऐसी कला का अन्यंत्र प्रचार प्रसार ना हो, इस हेतु मिस्त्री का दाहिना हाथ काट दिया। मतलब कि दाहिना हाथ समझ सकते हैं आप, दाहिना ही हाथ अगर काट दिया तो कहानी खत्म है। अब देखिए चंद राजाओं ने क्या किया, सबसे पहले एक जगन्नाथ मिस्त्री से इनके हाथों एक बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अब बालेश्वर मंदिर जब बनाया जगन्नाथ मिस्त्री ने, तो चंद राजाओं को देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा मंदिर कोई कैसे बना सकता है। तो वो काफ़ी प्रभावित होते हैं इस कला से। अब वो सोचते हैं कि जो ये कला है, जैसे कि ताजमहल बनाने के बाद
जो उनके मिस्त्री थे ताजमहल बनाने वालों के, उनके हाथ काट दिए गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर से चंद राजाओं ने क्या किया कि ऐसा भवन कोई दोबारा ना बनाए या ऐसी कला का विस्तार कहीं और जगह ना हो, तो वो जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ कटवा देते हैं। अब जगन्नाथ मिस्त्री के जब हाथ काटते हैं तो वो चुप नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, हाथ कटने के बाद जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी लड़की कुमारी कस्तूरी की मदद से बालेश्वर मंदिर से भी ज़्यादा भव्य एक हथिया नौला का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से चंद राजाओं का घमंड चूर चूर करते हैं। तो यहाँ से आपको पात्र याद रखना है। देखिए बालेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किस मिस्त्री ने किया था, तो जगन्नाथ मिस्त्री ने किया था, याद रखेंगे। और जो एक हथिया नौला है इसका निर्माण कौन करेगा, इसका निर्माण भी जगन्नाथ मिस्त्री ही करेंगे। लेकिन यहाँ से एक बात आपको याद रखनी है, उसमें उनकी सहायता किसने की थी, उनकी जो पुत्री रहेगी कस्तूरी, नाम आपको याद रखना है, उनकी पुत्री कस्तूरी ने इसमें उनकी सहायता की थी। तो ये बात थी, ये जो कहानी थी एक हथिया नौला की। मायावती आश्रम कहाँ पर है, तो चंपावत में है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी तथा उन्होंने 1901 में यहाँ पर रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। तो 1901 में क्या हुआ था कि स्वामी जो 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की यहाँ पर स्थापना की गई थी। और मायावती आश्रम जो है यहाँ पर, ये जो अगर क्वेश्चन ऐसा बने कि मायावती आश्रम किससे संबंधित है, तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उनको आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति हुई थी और 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए मायावती आश्रम की स्थापना कब होती है, तो मायावती आश्रम की स्थापना होती है 1899 में। मायावती आश्रम को बनाने में मुख्य भूमिका किसकी रही थी, तो मायावती आश्रम को बनाने में जो मुख्य भूमिका रही थी वो रही थी एच सेवियर की। मायावती आश्रम रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है, नोट करेंगे। मायावती आश्रम किस मिशन की एक शाखा है, तो रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है। मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना कब होती है, तो 1903 में होती है। मायावती आश्रम के प्रथम प्रमुख कौन बनते हैं, तो मायावती आश्रम के प्रथम प्रमुख बने थे स्वामी स्वरूपानंद। तो ये कुछ फैक्ट रहे थे मायावती आश्रम से। फिर हम लोग बात कर लेते हैं मीठा रीठा साहिब की। वैसे इसको रीठा साहिब के नाम से अधिक जाना जाता है, किताबों में आपको ये मीठा रीठा साहिब देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक रीठे का वृक्ष था, ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पर गुरु नानक देव आए थे, जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने इस वृक्ष को छुआ होगा, तो यहाँ पर जो मीठे जो मतलब उन्होंने जो एक रीठे का एक वृक्ष लगाया था, तो उसमें से जो रीठे थे वो मीठे हुआ करते थे। वैसे रीठा अगर आप लोग चखेंगे तो आपको उसका स्वाद कड़वा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर का जो रीठा था, ऐसा कहा जाता है कि उस रीठे में उस जो रीठे का वृक्ष था उसमें मीठे फल लगते थे, तो इसीलिए इसको मीठा रीठा साहिब कहा जाता है। तो देखिए इसको जो वर्तमान में जो इसको नाम से प्रचलित है, तो रीठा साहिब के नाम से ही प्रचलित है। हो सकता है आपके एग्जाम में रीठा साहिब ही आपको दिख जाए, तो आप लोग सोचेंगे अरे ये तो मीठा रीठा साहिब है, ये रीठा साहिब पूछ लिया, तो कंफ्यूज मत होना। तो रीठा साहिब हो या मीठा रीठा साहिब हो, बात एक ही है। कहाँ पर है, चंपावत में है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगर क्वेश्चन पूछे, देखिए पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कहा जाता है गुरु नानक देव जी ने इस स्थान की यात्रा की थी तथा यहाँ के गोरखनाथ जोगियों के साथ आध्यात्मिक विचार किया था। तो देखिए अगर क्वेश्चन ये बने कि मीठा रीठा साहिब में किस सिख गुरु ने यात्रा की थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गुरु नानक देव जी ने। चलिए ठीक है। फिर देखिए यह स्थल देवरी ग्राम के निकट लोधिया व राठिया नदियों के संगम पर स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो रीठा साहिब रहेगा या मीठा रीठा साहिब रहेगा वो किन नदियों के संगम पर है, तो लोधिया व राठिया नदियों के संगम पर है, देवरी ग्राम के यह निकट है। गुरुद्वारे का निर्माण कब होता है, गुरुद्वारे का निर्माण होता है 1960 में। यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण काफ़ी बाद में हुआ था। देखिए जब गुरु नानक देव तो काफ़ी पहले आ गए होंगे यहाँ पर, लेकिन जो गुरुद्वारे का निर्माण होता है वो होता है 1960 में। फिर देखिए गुरुद्वारे का प्रांगण में मीठे रीठे, इसका एक वैज्ञानिक नाम हमको मिलता है सेपिंडस एमारजिनेटस, याद रखेंगे इसको। सेपिंडस याद रख लीजिए, काफ़ी है। एमारजिनेटस बात आपको याद आ ही जाएगा, सेपिंडस याद रखिए। तो मीठा रीठा जिसको सेपिंडस एमारजिनेटस इसका नाम है, उसका एक यहाँ पर वृक्ष है। कई वृक्ष हैं, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है एक ही वृक्ष है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो मीठा रीठा साहिब रहेगा उसके वहाँ जो गुरुद्वारा है उसके प्रांगण में मीठे रीठे का एक वृक्ष है। और देखिए यहाँ पर जो गुरुद्वारा है ना, जो ये गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है, यहीं गुरुद्वारे के साथ एक नाथ पंथ का घेरनाथ का मंदिर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है कि घेरनाथ का मंदिर कहाँ पर है, तो घेरनाथ का मंदिर कहाँ पर रहेगा, चंपावत जनपद में रहेगा। मीठा रीठा साहिब जो रीठा साहिब है वहीं पर गुरुद्वारे के साथ इसको बनाया गया है। क्योंकि इसको बनाने का एक कारण ये भी है, जैसे कि जब यहाँ पर गुरु नानक देव जी आते हैं तो गोरखनाथ जोगियों के साथ मिलकर आध्यात्मिक विचार विमर्श करते हैं, तो हो सकता है इसीलिए यहाँ पर जो गुरुद्वारे के साथ हो घेरनाथ का मंदिर बनाया गया हो। तो घेरनाथ का मंदिर कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा चंपावत जनपद में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं चंपावत जनपद के किलों की। देखिए सबसे पहले आता है बाणासुर का किला। इसे मारकोट का किला भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपके मारकोट का किला पूछ ले या बाणासुर का किला पूछ ले, समझ लेना एक ही किले की बात हो रही है। तो बाणासुर का किला हो या मारकोट का किला हो, बात एक ही है। कहाँ पर है? चंपावत में। किसने बनवाया था? बाणासुर ने ही बनाया था। बाणासुर शिव का भक्त भी था। चंडाल कोट, राजबुंगा, इसका देखिए जो राजबुंगा है ना, इसका आकार जो है अंडाकार है। और चिंतकोट, देखिए एक बात आपको समझनी, कोट हो, दुर्ग हो, कोट हो, दुर्ग हो, बुंगा, जैसे कि चंद्रकाल में बुंगा नाम से जो दुर्ग हुआ करते थे उनको बुंगा नाम कहा जाता था। तो कोट, बुंग और कौन सा? किला। किला ये एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग हैं। मतलब कि चंद्रकाल में कुछ और नाम दे दिया, कत्यूरी काल में कुछ और नाम दे दिया, मुगल काल में कुछ और नाम दे दिया, लेकिन चीज एक ही है। हम लोग इनको कोट कहूँ, दुर्ग कहूँ, बुंगा कहूँ, किला कहूँ, तो समझ लीजिए हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, यानी कि किले की, यानी कि दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो देखिए चंडाल कोट, राजबुंगा, राजबुंगा का आकार जो रहेगा अंडाकार रहेगा। और चिंतकोट कहाँ पर है? चंपावत में। बाराकोट, करक्यूरा कोट, ये सब कहाँ है? चंपावत में। एक आता सुई का किला, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुई का किला कहाँ पर रहेगा? ये भी रहेगा चंपावत जनपद में। फिर देखिए टनकपुर। टनकपुर का प्राचीन नाम, टनकपुर का प्राचीन नाम क्या रहेगा? ग्रास्टिनगंज, इंपॉर्टेंट है। टनकपुर नेपाल सीमा पर बरमदेव, जैसे जो टनकपुर और नेपाल की जो सीमा है, यहाँ पर एक बरमदेव मंडी थी। हालांकि 1880 में शारदा नदी में बाढ़ आने से बरमदेव मंडी बह गई थी। तो क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन बन भी चुका है कि बरमदेव मंडी कहाँ पर थी? तो बरमदेव मंडी टनकपुर में थी। टनकपुर में ही आएगी ना, नेपाल तो हम लोग छोड़ देंगे। उत्तराखंड में कहाँ पर थी? तो टनकपुर में थी। अगर देश का नाम पूछ ले तो टनकपुर और नेपाल की सीमा पर थी। टनकपुर को बसाने का श्रेय मिस्टर टाल्क को जाता है। तो यहाँ पर से देखिए कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है ऐसे ग्रास्टिनगंज, ऐसे भी नोट कर लेंगे। कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ ग्रास्टिनगंज, कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ ग्रास्टिगंज। तो वैसे ग्रास्टिनगंज ही, ग्रास्टिनगंज हो, ग्रास्टिगंज हो, बात एक ही रहेगी। तो टनकपुर का जो प्राचीन नाम रहेगा वो क्या रहेगा? ग्रास्टिनगंज, याद रखेंगे। और टनकपुर का जो क्षेत्र है वैसे भी वो नेपाल से सीमा बनाता है अपनी, क्योंकि जो एक ये बॉर्डर वाला एरिया है। तो और बरमदेव मंडी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है बरमदेव मंडी? चलिए ठीक है। फिर देखिए लोहाघाट की हम लोग बात करते हैं। तो चंपावत में लोहावती नदी के तट पर, अगर आपसे पूछे लोहाघाट किस नदी के तट पर है, तो लोहाघाट चंपावत नदी के लोहाघाट लोहावती नदी के तट पर है। और लोहाघाट कहाँ पर है? चंपावत में ही है। पुराणों में लोहाघाट को लोहारगल कहा गया है। लोहारगल कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफ़ी सारे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर देखिए कत्यूरी काल में लोहाघाट को सुई नाम से जाना जाता था। तो ये दोस्तों छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं है। कत्यूरी काल में लोहाघाट को किस नाम से जाना जाता था? तो सुई नाम से जाना जाता था। इसलिए देखिए यहाँ पर सुई का किला भी था। सुई का किला कहाँ पर रहेगा? चंपावत में। और सुई नाम से किसको जाना जाएगा? चंपावत जनपद को। फिर देखिए निर्भय चंद ने मानेश्वर मंदिर लोहाघाट ने बनाया था। तो ये दोस्तों ये जो चंद्रवंश हो या फिर कत्यूरी शासक हो, इन्होंने जिन मंदिरों का निर्माण किया था ना, और जिनकी जानकारी हमको मिलती है, तो उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि लोहाघाट में मानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। तो किसने करवाया था? निर्भय चंद ने, नोट करेंगे इसको। और देखिए एक सूखी ढांग क्षेत्र आता है लोहाघाट में। लोहाघाट में आता है सूखी ढांग क्षेत्र। ये क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? ये क्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध है अचार के लिए। तो क्वेश्चन अगर बने लोहाघाट का सूखीढांग क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अचार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रसिद्ध स्थल देवीधुरा की। देवीधुरा कहाँ पर है? चंपावत में। बाराही धाम के नाम से भी देवीधुरा को जाना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मेला लगता है ना, जो एक मंदिर है बाराही देवी का जो मंदिर है वहाँ पर, तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये जगह। देवीधुरा वाली जो जगह है बहुत ही प्रसिद्ध है। और देखिए प्रसिद्ध होने का कारण भी है, यहाँ पर रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पर आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है, जिसे बगवाल मेले के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एग्जाम में आपसे आषाढ़ी कौतिक पूछ ले, बगवाल पूछ ले, बात एक ही रहेगी। आषाढ़ी कौतिक कहा जाता है इसको, वास्तव में जो इसका नाम आषाढ़ी कौतिक कहा जाता है, और इसे ही बगवाल भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछे कि आषाढ़ी कौतिक या फिर बगवाल मेला कहाँ पर लगता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? देवीधुरा चंपावत में। फिर देखिए इस मेले में, और देखिए एक बात और है, देवीधुरा का मेला किस त्योहार के अवसर पर लगता है? तो रक्षाबंधन के दिन देखिए यहाँ पर लगता है। रक्षाबंधन के दिन देवीधुरा में मेला लगता है, नोट करेंगे इसको भी, ये भी क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में बनता है। फिर देखिए इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध यानी कि पत्थर का युद्ध, हर कोई इस मेले के बारे में जानता होगा। बस आपको फैक्ट याद रखने हैं। मेले के बारे में तो हर कोई जानता होगा, लेकिन फैक्ट क्या एग्जाम में बनते हैं ये आपको पता होने चाहिए।
तो इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और देखिए जैसे पहले क्या होता था, इस युद्ध में पत्थरों से मतलब 4 दल हुआ करते थे, अभी भी होते ही है 4 दल। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि जब एक आदमी के बराबर जब खून वहाँ बह जाता है तो इस युद्ध को रोक दिया जाता है। मतलब कि जैसे किसी को चोट लगी, थोड़ा खून बहा, एक प्रतीकात्मक रूप में हम लोग कह सकते हैं, तो इस युद्ध को रोक दिया जाता है। ज़्यादा नहीं चलता है, वह 2-3 मिनट के लिए यह चलता है पत्थरों का युद्ध का। मतलब 4 दल बटे होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, और बचने के लिए उनके पास बड़ी बड़ी छतरियाँ भी होती हैं, रिंगाल की बनी होती हैं जो। तो यह आपने देखा होगा वैसे टीवियों में। तो देखिए जैसे कि पत्थरों से पहले यह पाषाण युद्ध खेला जाता था। 2013 से क्या होता है, सरकार ने यहाँ पर रोक लगा दी, और 2013 से यहाँ पर फल और फूलों से यहाँ पर पाषाण युद्ध जो पाषाण युद्ध जो था वो फल और फूलों से 2013 से खेला जाने लगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा कि देवीधुरा में फल व फूलों से जो पाषाण युद्ध होता था, वो पाषाण की जगह मतलब पत्थर की जगह फल और फूलों से कब से खेला जाने लगा है, तो 2013 डेट इंपॉर्टेंट रहेगी। और देखिए देवीधुरा का जो यहाँ पर पाषाण मेला लगता है, आषाढ़ी कौतिक या बगवाल मेला लगता है, एक वहाँ मैदान का नाम है खोलीखाड़ दुर्वा चौड़ मैदान, ये नाम याद रखेंगे। खोलीखाड़ दुर्वा चौड़ के मैदान में ही जो पाषाण युद्ध है वो खेला जाता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए इस मेले के बारे में जिम कार्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में लिखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। जिम कार्बेट की जो पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये किस मेले से संबंधित है, तो ये देवीधुरा में जो मेला लगता है बगवाल मेला, इससे ही संबंधित है। और इस जो ये किताब है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, इसके लेखक का नाम भी बार बार पूछा गया है, तो जिम कार्बेट इसका लेखक का नाम है, तो याद रखेंगे। आषाढ़ी कौतिक कहा जाता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पर आषाढ़ी कौतिक किसे कहा जाएगा, बगवाल मेले को। कहा जाता है कि बाराही धाम पूर्णागिरि की एक पीठ है, जहां चंपावत देवी व ललिता ध्वज महाकाली की प्रतिष्ठा चंद राजाओं ने 12वीं सदी में कराई थी। सामान्यतः यहाँ की देवी को बाराही देवी कहा जाता है। तो बाराही देवी कहाँ की देवी को कहा जाएगा, चंपावत में ही, जहाँ पर मेला लगता है, कौन सा, बगवाल मेला। और देखिए जो बगवाल खेलते हैं ना, जो बगवाल खेलते हैं वहाँ पर, जो मैंने आप जैसे कहा ना पत्थरों के जो युद्ध होता है, तो जो वो युद्ध में शामिल लोग होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, धोके, मतलब द्योके, उनको कहा जाएगा। बगवाल खेलने वालों को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, द्योके। चलिए ठीक है। फिर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, चमियाल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम और बालिक खान। ये जो 4 खाम हैं ये शामिल होती हैं देवीधुरा में जो पाषाण युद्ध होता है, उसमें ये 4 खामें ही शामिल होती हैं। क्योंकि देखिए इन खामों का ही संबंध जुड़ा हुआ है इस मेले का, जो प्राचीन जो एक मान्यता थी उससे जुड़ा हुआ है। पहले ये कहा जाता था कि मतलब यहाँ पर हर वर्ष एक, इन खामों में से हर वर्ष एक एक पुरुष की बलि चढ़ाई जाती थी। बाद में ऐसा तय होता है कि जो एक युद्ध खेला जाएगा और उसमें एक व्यक्ति का जो रक्त बहेगा, एक व्यक्ति का रक्त बहने के बाद इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसी कहानियां भी हमको सुनने को मिलती हैं। तो ये जो लमगड़िया खान, चमियाल खाम, गहड़वाल खाम, बालिक खाम है, तो यहाँ पर से आपको ये पता होना चाहिए जो बगवाल युद्ध होता है उसमें ये 4 खाम शामिल होते हैं। यहाँ पर से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बगवाल मेले में इनमें से कौन सी खाम शामिल होती है या कौन सी नहीं होती है। मान लिया कि 3 नाम तो आपको दे दिया, चौथा नाम कुछ भी रख दिया। अगर आपको पता नहीं है ये नाम, आप अगर 4 नाम आपको पता नहीं है तो आप लोग वहाँ पर से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, चमियाल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम और बालिक खाम। इनका संबंध किससे रहेगा, बगवाल मेले से, और यही बगवाल मेले में शामिल होते हैं। फिर देखिए रणशिला व बाराही शिला कहाँ पर है, तो इंपॉर्टेंट है, रणशिला व बाराही शिला कहाँ पर रहेंगी, देवीधुरा चंपावत में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं चंपावत जनपद के मेलों की। सबसे पहले आता है पूर्णागिरि मेला। देखिए पूर्णागिरि मेला, जो पूर्णागिरि जो मंदिर है वो अन्नपूर्णा शिखर पर है। अन्नपूर्णा जो शिखर रहेगा इसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी आता है, कुछ भारत में भी आता है। तो अन्नपूर्णा शिखर पर कौन सा मंदिर है या पूर्णागिरि मंदिर किस शिखर पर है, हालांकि अभी हम लोग मंदिर पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में, तब इसके बारे में हम लोग पूर्णागिरि मंदिर के बारे में और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग मेला जान लीजिए, पूर्णागिरि मेला कहाँ पर लगता है, चंपावत में। और जो पूर्णागिरि मंदिर है वो अन्नपूर्णा शिखर पर है। पूर्णागिरि देवी मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन की नवरात्रि में 30 से 40 दिनों तक मेला लगता है। हालांकि वर्तमान में 1-2 साल से कोरोना के कारण ये मेला नहीं हो पाया है, वरना हर साल यह मेला लगता है 30 से 40 दिनों तक, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ आती है, मतलब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ सती जी की नाभि गिरी थी। तो फिर देखिए 108 सिद्ध पीठों की में जो 108 सिद्ध पीठों में पूर्णागिरि जो देवी हैं उनकी गणना की जाती है। तो यहाँ पर जो भगवती का मंदिर है
पूर्णागिरि भगवती का जो मंदिर है, इन्हीं भगवती की गणना 108 सिद्धपीठों में की जाती है। तो यहाँ पर सती जी का नाभि भी गिरा था, ये भी याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पर से कभी कभी क्या पूछ लेता है कि जो पूर्णागिरि देवी में जो देवी मंदिर में जो मेला लगता है कब लगता है, तो प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन की नवरात्रियों में यहाँ पर मेला लगता है। फिर देखिए अगला आता है लड़ीधुरा मेला। लड़ीधुरा मेला कहाँ पर लगता है, चंपावत के पमदा देवी के मंदिर में। याद रखेंगे लड़ीधुरा कहाँ पर लगेगा, चंपावत के पमदा देवी के मंदिर में। फिर देखिए मानेश्वर मेला चंपावत में लगता है, मानेश्वर नामक शिला के पास। देखिए जो मानेश्वर नामक जो शिला है ना, जो मायावती आश्रम है उसी के पास है। तो मायावती आश्रम के पास ही मानेश्वर नामक एक शिला है, उसी के पास मानेश्वर मेला लगता है चंपावत में। जो मानेश्वर मेला रहेगा, मानेश्वर मेले में दुधारू पशुओं के लिए पूजा की जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट मेला आ गया है गोरा उट्ठावली मेला। चंपावत में राजी जनजाति का यह मेला है। कहाँ लगेगा, पहले तो आपको याद रखना है, गोरा उट्ठावली मेला कहाँ पर लगता है, चंपावत में। किस जनजाति से संबंधित है, राजी जनजाति से संबंधित रहेगा। झूला देवी मेला मोस्ट इंपोर्टेंट श्यामला ताल के पास लगता है। श्यामला ताल कहाँ पर है, चंपावत में। अगली वाली वीडियो में हम लोग ताल पढ़ेंगे, इस वाली वीडियो में बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, सब कुछ एक ही में पढ़ लेंगे, तो जो ताल आएंगे मंदिर आएंगे वो सब अगली वीडियो में आएंगे। तो झूला देवी मेला कहाँ पर लगेगा, श्यामला ताल के पास, चंपावत में। फिर देखिए कड़ाई देवी मेला, आदित्य देव साठी का मेला सब कहाँ लगेंगे, चंपावत में। ब्यानधुरा मेला बहुत विख्यात मेला है, ब्यानधुरा का मेला। फटकशिला मेला और कालसिंह का मेला। कालसिंह मेला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो ब्यानधुरा मेला, फटकशिला मेला, कालसिंह का मेला सब कहाँ लगते हैं, चंपावत में। देवधार का मेला, एडी बालकृष्ण का मेला कहाँ पर लगेंगे, सब चंपावत में। एडी बालकृष्ण मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर जो भी लिखे हुए हैं, तो ये सब कहाँ पर लगते हैं, चंपावत में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कुछ मेले यहाँ पर और लिखे हुए हैं। चैनतौला मेला, चैनतौला मेला कहाँ पर लगता है, चंपावत के गुम देश में। एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए और बन गया, गुम देश कहाँ पर है, तो गुम देश कहाँ पर रहेगा, गुम देश रहेगा चंपावत में। कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, गुम देश कहाँ पर है, चंपावत में। देखिए जब मैं आपको पिथौरागढ़ वाली वीडियो पढ़ा रहा था, तो वहां पर से मैंने आपको ये बताया चैनतौल एक आता है, चैनतौल मेला, तो ये रहेगा पिथौरागढ़ में, और चैनतौला कहाँ रहेगा, चंपावत में। यहाँ पर से कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपके सब परीक्षा वाड़े में दिए हुए हैं नई एडिशन में। जोड़ मेला कहाँ पर लगता है, रीठा साहिब चंपावत में ही लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जोड़ मेला कहाँ पर लगेगा, चंपावत में, रीठा साहिब में। दीप महोत्सव खेती खान चंपावत में, और सूर्य षष्ठी मेला कहाँ पर लगेगा, चंपावत में। तो दोस्तों चंपावत जनपद का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, दूसरा पार्ट जल्द ही आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, और व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है नीचे, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो, को शेयर करना हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक और नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और देखिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर किया कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।